नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, 23 का सियासतनामा। आखिर कैसा रहा 2023 का सियासी माहौल? दरअसल सियासी तौर पर साल 2023 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए काफी हलचल वाला रहा। विधानसभा चुनाव नवंबर में जरूर हुए, लेकिन पूरे साल प्रदेश की राजनीति चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमती दिखाई दी। कई दिग्गज नेताओं के युग का अंत भी इसी साल हो गया। कई ऐसे बयान सामने आए जिन पर न सिर्फ दोनों राज्यों में बल्कि पूरे देश भर में चर्चा और बहस हुई। 2023 में जहां एक ओर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, तो वहीं दूसरी ओर कई दिग्गज नेताओं के युग का अंत भी हो गया। तो कैसा रहा साल 2023 में राजनीति का मिजाज और सियासत का पहिया? आखिर इस पूरे साल कैसे घूमता रहा, दिखा रहे हैं आपको हमारी इस खास पेशकश 23 के सियासतनामे में। किसी की राजनीति चमकी, किसी की किस्मत पलटी। किसी के हाथ से गई कुर्सी, किसी की हुई सत्ता में एंट्री। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासत की धुरी पूरे साल इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। कहने को तो विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले थे, लेकिन साल 2023 की शुरुआत से ही पूरी राजनीति चुनाव पर ही जा टिकी थी। चुनाव से कुछ महीने पहले तक एक ओर मैदान में शिवराज थे, तो दूसरी ओर कमलनाथ मोर्चे पर डटे थे। जब भी मौका मिला, दोनों नेता बयानों की तीर से एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहे। इनका तो खाना हजम नहीं होता जब तक ये झूठ ना बोले। ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। कैसे पूरे प्रदेश को चौपट किया। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। चुनाव करीब आते आते कांग्रेस की ओर से तो कमलनाथ और दिग्विजय ही महारथी के तौर पर बने रहे, लेकिन बीजेपी में शिवराज के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी मोर्चा संभाल लिया था। अमित शाह और पीएम मोदी की टीम ने ताबड़तोड़ बैठकें शुरू की। हर बड़े फैसले केंद्रीय आलाकमान के इशारे पर होने लगे। हालांकि तब भी शिवराज एक योद्धा की तरह डटे रहे और ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहे। जब तक कांग्रेस चुनाव की रणनीति बनाती, तब तक शिवराज पूरे प्रदेश को नाप चुके थे। हालांकि तब भी माहौल बिल्कुल एक तरफा नहीं हुआ था। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी के तेवर तब तक आक्रामक हो चुके थे। वो ताबड़तोड़ चौंकाने वाले फैसले लेती जा रही थी, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था। तभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सियासी पंडितों तक को हैरान कर दिया था। ये वो सीटें थी जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर थी और पार्टी हारती रही थी। कहा जाता है कि बीजेपी की जीत की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी, जब उसने चुनाव से तकरीबन 100 दिन पहले ही प्रत्याशियों को सियासी पिच पर फील्डिंग के लिए उतार दिया था। उनकी करीब 78 सीटें ऐसी थी जो भाजपा पिछले कई चुनावों से, या तो पिछला चुनाव हारी थी, उसमें से 36 सीट ऐसी थी जो पिछले 2 चुनाव हारी थी। तो उन्होंने इन 78 सीटों पर 76 सीटों पर उम्मीदवार 2 किस्तों में पहले घोषित किए, और ये माना जा रहा था कि अगर इन उम्मीदवारों को पहले से अवसर मिल जाएगा
तो वो शायद अपने को ठीक कर लेंगे। और वाकई ये उनकी रणनीति कल्पना के अनुरूप रही और लगभग 50% सीटें जो कि पिछले चुनावों से हारी थी, वो उसमें से वो जीते हैं। पहली सूची की समीक्षा हो ही रही थी, तब तक बीजेपी ने एक और सूची जारी कर दी और उस लिस्ट ने न सिर्फ बाकी सियासी दलों को बल्कि खुद बीजेपी के तमाम दिग्गजों को भी सकते में डाल दिया था। जो नेता प्रदेश के दिग्गज माने जाते थे और केंद्र में मंत्री थे, उन्हें भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया था। ऐसे ही 7 सांसदों को विधानसभा में उतरने का आदेश दे दिया गया, जिसमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री भी थे। इतना ही नहीं, जिस नेता को पार्टी में सियासत का सूरमा माना जाता है, उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उतारकर पार्टी ने ये संकेत दे दिया था कि इस बार कुछ तो अलग जरूर होने वाला है। दिलचस्प बात तो ये रही कि खुद कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता भी इस चाल को समझ नहीं पा रहे थे। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, जब 1% भी इच्छा नहीं, एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहले घोषणा से कांग्रेस पर दबाव बन रहा था, लेकिन कांग्रेस ने तब तक पत्ते नहीं खोले जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो गई। जब तारीखों का ऐलान हो गया, तब कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। हालांकि देरी के बाद भी टिकट को लेकर कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति बनी। जब दावेदारों ने कमलनाथ का घेराव किया, तो कमलनाथ ये कहकर पल्ला झाड़ते दिखाई दिए कि जाकर दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, कमलनाथ के कपड़े फाड़ने वाले इस बयान के बाद जब कमलनाथ और दिग्विजय को दिल्ली बुलाया गया, तो शिवराज भी तंज कसने से पीछे नहीं रहे और दोनों को जय वीरू की जोड़ी बताया। अब कांग्रेस के नेताओं के नाम तो कांग्रेस ने ही बदल दिए। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं दिग्विजय सिंह कमलनाथ को, ये जय वीरू की जोड़ी है, जय वीरू। अरे मैंने कहा जय वीरू तो लिटोरे थे रे, लुटेरे। सोने में देखे थे कि नहीं? जेल जाते थे, जेल से छूट के आते थे। अरे कमलनाथ को कमलनाथ और दिग्विजय जी को दिग्विजय जी रहने दो, बोले जय वीरू की जोड़ी। मैंने कहा ये तो लूट के बर्बाद कर देंगी। जय और वीरू तो खैर राजनीति का नाम है, लेकिन अगर पूरे चुनाव में कोई जोड़ी जय वीरू की तरह एक दूसरे के साथ खड़ी रही, तो वो थी शिवराज और सिंधिया की जोड़ी। खासकर कभी शिवराज के धुर विरोधी रहे सिंधिया तो शिवराज के साथ हर मोर्चे पर खड़े दिखाई दिए। और आज जब शिवराज सिंह जी हमारे समक्ष आए हैं, तो अपने साथ जहां एक तरफ लाडली लक्ष्मी की योजना लेके आए थे, जब बेटी जन्म होती है तो मध्य प्रदेश में बेटी बोझ नहीं, बेटी लखपति के रूप में जन्म होती है शिवराज सिंह जी के बदौलत। ऐसे में जब सिंधिया शिवराज के साथ खड़े नजर आए, तो कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर भी ले लिया, जिनको कांग्रेस ने न जाने क्या क्या कहा। खासकर प्रियंका गांधी ने तो उनके कद पर ही कटाक्ष कर दिया। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। हाँ। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी की बागडोर अपने हाथों में ले ली और एमपी के मन में मोदी कैंपेन शुरू किया।
उसी का कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार में है और बहुमत के साथ सरकार में है। सारे दावे झूठे साबित हुए। केवल एक मोदी का जो चेहरा था उसने कमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो पाई, उसका कोई असर नहीं दिखा। उसी का कमाल है कि मुख्यमंत्री बदल गया, मंत्रिमंडल बदल गया, पूरा चेहरा बदल गया। हर चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री इसे कहते नजर आए, जिससे सारा सियासी माहौल पलट सा गया। मोदी जैसा भक्त है आया, मोदी जैसा भक्त है आया, मोदी जैसा भक्त है आया। एमपी के मन में मोदी है, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा था। कमलनाथ कई मौके पर प्रशासन को भी इशारों इशारों में धमकी देते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि अधिकारी कुछ गड़बड़ी करा सकते हैं। जब वोटिंग हुई तो लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। कई इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई और मध्य प्रदेश की जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया। माना जा रहा था कि वोटिंग के बाद नतीजों तक सियासी बयानबाजी कुछ दिनों के लिए थम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सियासी तीर वोटिंग के बाद भी चलते रहे। डाक मतपत्रों पर गड़बड़ी को लेकर एक दूसरे पर जमकर सियासी वार किए गए। कमलनाथ सत्ता को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्हें तय लग रहा था कि 3 दिसंबर को नतीजे उनके पक्ष में आ रहे हैं और वही सीएम बन रहे हैं। हालांकि आखिरी वक्त तक वो अधिकारियों को भविष्य के बारे में चेताते रहे। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। नतीजों से पहले जब एग्जिट पोल आए तब ये साफ इशारा हो चला था कि बीजेपी की वापसी प्रदेश में तय है। लेकिन ना तो सियासी जानकार और ना ही कांग्रेस इसे मानने को तैयार दिखाई दे रही थी। मगर जब 3 दिसंबर को नतीजे आए तो पहले राउंड से ही बीजेपी का दबदबा साफ साफ दिखाई दिया। नतीजों में बीजेपी ने एक तरफा रिकॉर्ड जीत दर्ज की। अब तक के इतिहास में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत नहीं हुई थी। उमा भारती के वक्त सीटें जरूर ज्यादा थी, लेकिन वोट कभी भी इतने नहीं आए थे। अब बारी थी सीएम के चुनाव की। बीजेपी की जीत में लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना गया और चूंकि लाडली बहना योजना का क्रेडिट शिवराज को जाता है, इसीलिए ये भी तय माना जा रहा था कि प्रचंड जीत के बाद सत्ता का ताज शिवराज को ही मिलेगा। सिंधिया ने तो सीधे सीधे लाडली बहना योजना को जीत का सूत्र तक बता दिया था। बहुत बड़ा असर लाडली बहना, मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। बावजूद इसके बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में बाकी नेता लामबंदी के लिए दिल्ली में डेरा जमाए रहे, लेकिन शिवराज प्रदेश में लाडली बहनाओं के बीच रहे और ये जताते रहे कि जीत की सूत्रधार तो उनकी बहनें हैं। शिवराज ने तो ये तक कह दिया था कि पार्टी से मांगने से बेहतर मर जाना है। वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। कई दिनों के मंथन के बाद जब बारी फैसले की आई तो बीजेपी ने एक ऐसे नाम पर मुहर लगाई जिनके बारे में कभी कोई चर्चा तक नहीं हुई थी। शिवराज के साथ साथ प्रहलाद पटेल,
कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों की जगह शीर्ष नेतृत्व ने मोहन यादव को सीएम के लिए चुना। हालांकि तब भी कई जगहों पर लाडली बहनाएं मामा को सीएम बनाने की मांग करती दिखाई दी और उनके भाई यानी शिवराज उनके बीच भावुक होते भी दिखाई दिए। सीएम के रूप में मोहन यादव की ताजपोशी हुई। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिसके बाद मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर कयास लगने शुरू हुए। करीब एक हफ्ते बाद मंत्रियों के नाम तय हुए और कुल 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें दिग्गजों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा गया। राजनीति में जाति एक बड़ा मुद्दा है और उसको बैलेंस करने का ये बड़ा प्रयास, लेकिन उसमें एक चीज और भी है कि सीनियर और जूनियर को मिलाकर यानी कि कॉम्बो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बावजूद भी कुछ सीनियर लीडरशिप को आउट करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस माध्यम से लीडरशिप शिफ्टिंग का एक बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश को दिया। जैसा कि तय माना जा रहा था कि कांग्रेस में हार का ठीकरा कमलनाथ पर फूटेगा और कांग्रेस नई पीढ़ी के हाथों में कमान सौंपेगी। जीतू पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बनाया गया ताकि लोकसभा चुनाव में आदिवासियों को भी साधा जा सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के युग का अंत हो गया है। तो ओबीसी को रिझाने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए ऐसा किया है। अब इसका लाभ उनको कितना मिलता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, जीतू पटवारी जी को कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत बहुत करना होगी। बूथ लेवल पर पूरा का पूरा अपना मैकेनिज्म बनाना होगा, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी से वो टक्कर ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टेम्पो और उनका संगठन, उनकी चीजें बहुत अभी हाई चल रही है। कमोबेश ऐसी ही राजनीति छत्तीसगढ़ में भी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां भी विधानसभा का चुनाव था और साल की पूरी राजनीति इसी पर टिकी रही। बीजेपी के साथ कांग्रेस की लड़ाई तो थी ही, लेकिन एक जंग कांग्रेस के अंदर भी चली। सीएम की कुर्सी को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आमने सामने दिखाई दिए। जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो आखिरकार पार्टी ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर बीच का रास्ता निकाला और खींचतान को खत्म करने की कोशिश की। अब इतिहास गढ़ते जा रहे हैं और टीएस सिंहदेव जी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं और ये जो हाईकमान का निर्देश जो हुआ है, इससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी कांग्रेस को, सरकार को। वैसे तो भूपेश बघेल को पहले भी कुछ लोग कक्का कह करके बुलाते थे, लेकिन सीएम बनने के बाद और ग्रामीण योजनाओं की वजह से बघेल एक ब्रांड बन गए थे। लिहाजा गांवों में हर कोई कक्का के नाम से उन्हें बुलाने लगा था। जब भी गरीबों के बीच बघेल जाते, वो खुद भी इसका जिक्र करना नहीं भूलते थे। भूपेश इधर बीजेपी इस बात को जानती थी कि छत्तीसगढ़ में उसकी राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके टक्कर का प्रदेश में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। रमन सिंह थे भी तो उन पर पहले से ही करप्शन के आरोप लगते रहे थे, इसीलिए पार्टी उनसे खुले तौर पर बचना चाह रही थी। इसीलिए बीजेपी ने पूरा ताना बाना मोदी के इर्द गिर्द बुना। चुनावी लड़ाई को बघेल वर्सेस केंद्र सरकार यानी मोदी बना दिया। बात मंच की भी है, बात करिश्माई व्यक्तित्व की भी है।
आज हम भारतीय जनता पार्टी में देखें तो वास्तव में नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े करिश्माई व्यक्तित्व हैं। मैंने तो इंदिरा गांधी जी के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी को देखा कि ऐसा करिश्मा, क्योंकि मैंने इंदिरा जी को देखा हूं, इस आधार पर मैं बात कर रहा हूं। फिर इधर बात करें, अगर वक्ताओं की बात करें तो निश्चित रूप से जो है भूपेश बघेल जी की जो अपनी बातें थी और जो वो कहा करते थे मंच से, वो बड़ी प्रभावकारी थी। लेकिन भूपेश बघेल जी को छोड़ दे तो जो चुनाव के समय उनके राष्ट्रीय नेता आए, उनका जो संबोधन हुआ तार्किक तो होता था, लेकिन जो एक प्रभाव कितना छोड़ पाता था, इससे अक्सर जो है बहस होती थी, इस पर प्रशंसनीय लगता था। हालांकि ये आसान भी नहीं था, क्योंकि बघेल पर 5 साल कोई आरोप नहीं लगे थे और कांग्रेस चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर ले जाना चाहती थी और अपनी उपलब्धियों पर लड़ना चाहती थी। लेकिन उसी वक्त बीजेपी को महादेव सट्टा ऐप वाला एक अचूक हथियार मिल गया। महादेव ऐप पर लगे आरोपों की चीटों ने बघेल सरकार के दामन को भी दागदार बनाना शुरू किया। पीएम मोदी की जहां भी सभा हुई, वो महादेव सट्टा ऐप का जिक्र करना नहीं भूले। और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। कांग्रेस और बघेल आखिरी वक्त तक मैदान में बीजेपी का जवाब देते रहे और तो और प्रियंका भी मोदी पर हमले करती रही। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। घोटाले के आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बघेल मॉडल पर भारी पड़ती दिखाई दी। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी के दम पर चुनाव लड़ा। देखिए, बहुत बड़ी गारंटी, क्योंकि इस बार जो है वो छत्तीसगढ़ के किसी का चेहरा सामने नहीं था। इस बार अगर कोई चेहरे थे तो मोदी जी थे और मोदी की गारंटी थी। तो निश्चित तौर पे जो छत्तीसगढ़ की सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी टीम है, उन पे सबसे बड़ा दबाव होगा, चुनौती होगी कि वो पूरे वादे पूरे किए जाए, वो भी लोकसभा के पहले। हर चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री से लेकर कार्यकर्ता सभी इसी का जिक्र करते नजर आए। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किसानों को ज्यादा खरीद, ज्यादा दाम और साथ में बोनस की गारंटी दी है। ये गारंटी पूरी होगी और ये मोदी की गारंटी है। सियासी जानकारों की माने तो मोदी पर सीधा वार करने से कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ और रही सही कसर को मोदी की गारंटी ने पूरा कर दिया, क्योंकि मोदी की गारंटी कैंपेन का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार और गारंटी का ऐसा राजनीतिक पैकेज बनाया कि विपक्षी धराशायी हो गए। नतीजा ये हुआ कि सरगुजा बस्तर में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। कांग्रेस के कई मंत्री तक चुनाव हार गए। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी की जीत के बाद मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी सीएम को लेकर अटकलें लगती रहीं और आखिरकार पार्टी ने आदिवासी चेहरे को इसके लिए चुना और विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो साथ ही 2 डिप्टी सीएम बनाकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा। तो कुछ इस तरह का रहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 23 का सियासतनामा। टीम न्यूज स्टेट। तो ऐसा था 23 का सियासतनामा, जो कि विधान